हेलो यूजीसी नेट स्कॉलर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर के जो कि 3 दिसंबर 2021 को हुआ था उसके 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारी उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 है जिसमें कि मैं आपके साथ आगे के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। और इसमें आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता लगेंगे जो कि जिसमें से यूजीसी नेट में पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे जो आगे के 20 क्वेश्चंस हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शंस हैं, ए इट इज़ फिक्स्ड फॉर अ गिवन इंस्ट्रूमेंट, बी इट इज़ अ कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद देमसेल्व्स, सी इट वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल, डी इट वैल्यूज कैन वेरी फ्रॉम -1 to +1, ऑप्शन ई इट इज़ अफेक्टेड बाय साइज ऑफ द सैम्पल यूज्ड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक परिमाप उपकरण की विश्वसनीयता के लिए सही है। यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन दिए गए हैं, ए यह दिए गए उपकरण के लिए निश्चित किया गया है, बी यह परिमाप उपकरण का स्कोर का उनके साथ सहसंबंध है, सी इसमें एक प्रतिदर्श से दूसरे प्रतिदर्श से भिन्नता होती है, डी इसका मान -1 से +1 तक भिन्न हो सकता है, ऑप्शन ई यह इसके निर्धारण के लिए प्रयोग किए गए प्रतिदर्श के आकार से प्रभावित होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर हमें रिलायबिलिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो यहाँ पर इट इज़ फिक्स्ड फॉर अ गिवन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज रॉन्ग। एंड फर्स्ट बी ऑप्शन इट इज कोरिलेशन ऑफ स्कोर्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद देमसेल्व्स, it is correct. Second option is correct. Option C it varies from sample to sample, C option is also correct. D option it values can vary from -1 to +1, it's wrong. Option E it is affected by size of the sample used for its determination, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई जो है वो सही आंसर है। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी मीन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स एवरी टाइम व्हेन द सिचुएशन इज सेम then the scores should be same, then there will be the reliability of the measuring tool। हिंदी में देखते हैं, यहाँ पर विश्वसनीयता के लिए जो कथन है उसमें से हमें बताना है कि कौन से सही है या नहीं। यह दिए गए उपकरण के लिए निश्चित किया गया है, गलत। यह परिमाप उपकरण पर स्कोर का उनके साथ सहसंबंध है, ऑप्शन बी सही है। इसमें एक प्रतिदर्श से दूसरे प्रतिदर्श में भिन्नता होती है, सही। ऑप्शन डी इसका मान -1 से +1 तक भिन्न हो सकता है, ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन ई यह इसके निर्धारण के लिए प्रयोग किए गए प्रतिदर्श के आकार से प्रभावित होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी सी ई ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारे सही ऑप्शन जाएंगे, जो कि है कि यह परिणाम उपकरण का पर स्कोर का उनके साथ सहसंबंध है, सी इसमें एक प्रतिदर्श से दूसरे प्रतिदर्श में भिन्नता होती है, ऑप्शन ई यह इसके निर्धारण के लिए प्रयोग किए गए प्रतिदर्श के आकार से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक सामने आया है वो है रिलायबिलिटी से यहाँ पर हमें उनकी विशेषताओं का भी पता लग रहा है, जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप ज़रूर तैयार करें अपने यूजीसी नेट एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। गॉड द ग्रेट गिवर कैन ओपन द होल यूनिवर्स टू आवर गेज इन द नैरो स्पेस ऑफ अ सिंगल लैंड वॉज सेड बाय। ईश्वर जो महान प्रदाता है, किसी एकल भूमि के संकीर्ण स्थल हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है। यह किसका कथन है? यहाँ पर कथन दिया गया है और पूछा गया है कि कथन किसने कहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, बी ऑप्शन प्लेटो, सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है, इट इज़ गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर।
ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर कुछ करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल दिए गए हैं और इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन है इफेक्टिवनेस मॉडल एंड इट इज़ गिवन बाय ब्रैडले। इफेक्टिवनेस मॉडल is given by Bradley and goal free model option 2 Scriven goal free model। option C will be matched with the Kirkpatrick 4 level training evaluation model is given by Kirkpatrick and D countenance model it is given by Stake। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन A will be matched with the option 5 Bradley goal free model with Scriven C 4 level training evaluation model Kirkpatrick countenance model with Stake। हिंदी में देखते हैं एक बार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पाठ्यचर्या मूल्यांकन मॉडल दिए गए हैं सूची 1 में और सूची 2 में प्रदाता। तो इसमें पहली ए ऑप्शन है प्रभाविता मॉडल, ये हमारे ब्रैडली ने दिया है। लक्ष्य मुक्त मॉडल ये हमारा स्क्रीवन द्वारा दिया गया है जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन सी 4 स्तरीय प्रशिक्षण मूल्यांकन मॉडल ये किर्कपैट्रिक द्वारा दिया गया है ऑप्शन 1। अभिव्यक्ति मॉडल ऑप्शन डी ये हमारा मैच होगा काउंटिनेंसी मॉडल है जो कि स्टेक के द्वारा ऑप्शन 4। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए 5th, बी 2nd, सी 1, डी 4th। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर सिंक्रोनियस लर्निंग। यहाँ पर जो सिंक्रोनियस है और असिंक्रोनियस लर्निंग से क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट टाइम भी लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी असिंक्रोनियस लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो अभी देखिए आप सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस दोनों में से क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट में। तो आप देखिए कि ये जो सिंक्रोनियस असिंक्रोनियस लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करें। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सिंक्रोनियस लर्निंग का इस बार क्या क्वेश्चन आया है। सिंक्रोनियस लर्निंग रेफर्स टू अ लर्निंग इवेंट इन विच अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज एंगेज्ड इन लर्निंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ए, पार्टिसिपेंट्स कैन लर्न इन देयर ओन टाइम एंड शेड्यूल। ये हमारा सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो रियल टाइम लर्निंग चलती है। ऑप्शन सी रियल टाइम फीडबैक फॉर द इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। सेल्फ पेस्ड लर्निंग ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन ए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सहकालिक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प बताने हैं और यही हमारी सहकालिक अधिगम जो है उसकी विशेषताएं भी आती हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, सहकालिक अधिगम का तात्पर्य एक ऐसी अधिगम घटना से है जिसमें कोई प्रतिभागी समूह एक ही समय अधिगम में रत होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन ए सही। प्रतिभागी अपने स्वयं के समय और अनुसूची के अनुकूल अधिगम करते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन 2 जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी अनुदेशक के लिए वास्तविक समय प्रतिपुष्टि, ये हमारा सही है क्योंकि वास्तविक समय में अनुदेशक के द्वारा प्रतिपुष्टि की जा रही है। ऑप्शन डी स्वगतिक अधिगम, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा डी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए और सी जो है वो सही ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और सी सही उत्तर होगा हमारा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फिर से हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है मैच करने के लिए दिया गया है उन्होंने, और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल से आया है जो कि हमारा यूनिट 1 है एजुकेशन, यूजीसी नेट एजुकेशन का यूनिट 1 से आया है पार्ट डी में से क्वेश्चन लिया गया है जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। यहाँ पर लिस्ट 1 में सब्जेक्ट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो
तो यहाँ पर पहला ए ऑप्शन है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये हमारा रिलेटेड है आर्टिकल 29 से, आर्टिकल 29। तो ये हमारा आर्टिकल 29 सेकंड ऑप्शन से रिलेटेड है। अब बी ऑप्शन इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज, तो ये हमारा ऑप्शन डी से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है हमारा, सॉरी ऑप्शन 5 जो बी ऑप्शन है आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350 जो कि हमारी क्या है ऑप्शन 5 है। ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन विल बी मैच्ड विद द ऑप्शन 1 आर्टिकल 21A। ऑप्शन डी right of minorities to establish educational institution will be matched with the option 3 article 30। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज इज रिलेटेड टू आर्टिकल 29, बी ऑप्शन इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज आर्टिकल 350, आर्टिकल 350A। सो the A option will be matched with the option 5, education of minorities option A will be matched with the article 29 option 2, option B will be matched with the option 5, right to education C will be matched with the option 21A first option, or option D right of minorities to establish education institution will be matched with the option 3 article 30। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विषय दिए गए हैं, सूची 2 में संविधान का अनुच्छेद है। ए ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, जो कि हमारा मैच होगा 2 पॉइंट से अनुच्छेद 29। बी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अनुदेशन, ये हमारा 5th ऑप्शन से मैच होगा अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 350A। शिक्षा का अधिकार ऑप्शन 1 से हमारा मिलान होगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन डी शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 ऑप्शन 3 से मैच होगा। तो इस बार जो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। A 2, B 5th, C 1, D 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा सबस्यूम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा स्कीम में निम्नलिखित में से किन स्कीमों को मिला दिया गया है। जो हमारी ये समग्र शिक्षा स्कीम बनाई गई है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि उसमें कौन कौन सी स्कीमों को शामिल किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर IEDSS, SPQEM एंड सेटिंग ऑफ मॉडल स्कूल्स एट ब्लॉक लेवल। ऑप्शन बी KGBV, महिला समाख्या एंड ICT एट स्कूल्स। ऑप्शन 3 MDM, VE एंड एकलव्य मॉडल स्कूल्स। ऑप्शन डी SSA, RMCA, TE स्कीम्स। SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, TE टीचर एजुकेशन स्कीम्स। तो यहाँ पर हमारा जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें कौन कौन सी स्कीम शामिल है, SSA, RMSA, TE स्कीम्स। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी काउंसलिंग थ्योरी और प्रैक्टिस that incorporates and combines doctrines, findings and techniques selected from diverse theoretical system is termed as। विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियों से चुने हुए सिद्धांतों, निष्कर्षों और तकनीकों को सम्मिलित करने और संयोजित करने वाले किसी भी परामर्श सिद्धांत या अभ्यास को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 डायरेक्टिव काउंसलिंग निर्देशात्मक परामर्श, बी एक्लेक्टिक काउंसलिंग संकलनात्मक उद्बोधन, सी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग गैर निर्देशात्मक परामर्श, डी वोकेशनल काउंसलिंग व्यावसायिक परामर्श। तो जहाँ पर हम बहुत सारी तकनीकों को सम्मिलित या संयोजित करते हैं परामर्श देने के लिए, तो वो हमारा होता है
एक्लेक्टिक काउंसलिंग, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, संकलनात्मक उद्बोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्टोरियन कंडक्ट्स अ रिसर्च स्टडी टू डेवलप बायोग्राफी ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर एंड पब्लिशेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। द स्टडी कंडक्टेड बाय हिम मे बी कॉल्ड। हिंदी में, एक इतिहासकार एक समाज सुधारक की जीवनी विकसित करने के लिए एक शोध अध्ययन आयोजित करता है और इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करता है। उनके द्वारा किए गए अध्ययन को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है एक ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ए ग्राउंडेड सिद्धांत शोध, बी ए नरेटिव स्टडी एक विवरणात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी घटनात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी एन एथनोग्राफिक रिसर्च। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अ नरेटिव स्टडी। ये रिसर्च पार्ट से क्वेश्चन आया है हमारा कि टाइप्स ऑफ जो हमारी रिसर्च होती हैं, तो उसमें से क्वेश्चन है। तो रिसर्च के टाइप में से एक, रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एथनोग्राफिक में से क्वेश्चन अक्सर यूजीसी नेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एथनोग्राफिक जो रिसर्च है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आता ही है, तो आप उस टॉपिक को ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लोएस्ट स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल क्वांटिटी एंड द हाइएस्ट वन इज डिक्रीज्ड बाय द सेम क्वांटिटी such that their relative rankings are not changed, then in the new distribution which of the following measures will not change। हिंदी में, यदि किसी वितरण में न्यूनतम स्कोर एक छोटी सी मात्रा से बढ़ा दिया जाता है और उच्चतम उसी छोटी सी मात्रा से कम हो जाता है, ऐसे कि उनकी सापेक्ष रैंकिंग नहीं बदलती है, तो नए वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं बदलेगा? तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, क्वार्टाइल, डेविएशन। हिंदी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, चतुर्थक, विचलन। तो यहाँ पर हमारे जो नहीं बदलेंगे वो हैं हमारे ऑप्शन ए मीन, फर्स्ट ऑप्शन बी मीडियन एंड ऑप्शन ई क्वार्टाइल डेविएशन। हिंदी में देख लेते हैं, माध्यिका, माध्यिका बी ऑप्शन, ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका और ऑप्शन ई चतुर्थांक विचलन। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होंगे, जो सही है ए बी ई, ए बी ई हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान का विचार किसने दिया? ऑप्शन है देंग जियाओपिंग, बी ऑप्शन हैबरमास, सी ली शुलमन, डी ल्यूक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ली शुलमन। आगे फिर से एक क्वेश्चन हमारे पास आया है जिसमें हमें मैच करना है। चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट वन में यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी दी गई है और उन्हें हमें सही उनकी डेफिनेशन के साथ मैच करना है। तो ऑप्शन ए है कंटेंट वैलिडिटी, इट विल बी मैच्ड विद द ऑप्शन थर्ड, एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट सैम्पल्स द लर्निंग मटेरियल ऑफ द करिकुलम। ए ऑप्शन विल बी मैच्ड विद द ऑप्शन थर्ड। Option B, concurrent validity, it will be matched with the option fourth, degree to which a test scores correlate with the presently available criteria. Option C, predictive validity will be matched with the option 1, extent to which the test scores correlate with the criteria variable after some gap of time. Option D, construct validity will be matched with the option 2, extent to which a test measures some identified basic psychological trait. So the option A will be matched with the option third, option B will be matched with the option fourth, option C will be matched with the option 1 and option D will be matched with the second. So there is important topic for the UGC NET exam education is the type of validities. So you have to prepare this topic, validity and reliability. Both topics are very important for the UGC NET एजुकेशन एग्ज़ाम। हिंदी में देखते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको वैधता दी गई हैं और सूची 2 में आपको विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। आपको सही वैधता के साथ सही परिभाषा का मिलान करना है। तो पहले ए ऑप्शन में है विषय वस्तु वैधता, जो कि हमारा 3rd नंबर से मैच होगा। जिस सीमा तक एक परीक्षण पाठ्यक्रम की अधिगम सामग्री का प्रतिदर्श लेता है, यानी कि विषय वस्तु जो है वो अधिगम सामग्री, जो कि हमारा 3rd ऑप्शन में है, उससे मैच होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा ऑप्शन 3rd से मैच होगा। आप देख रहे हैं विषय वस्तु और अधिगम सामग्री। ऑप्शन बी समवर्ती वैधता ऑप्शन 4 से मैच होगा। जिस सीमा तक एक परीक्षण के स्कोर निर्वर्तमान में उपलब्ध निष्कर्ष के साथ सहसंबंधित होते हैं। ऑप्शन सी पूर्व कथनात्मक वैधता, यह हमारा ऑप्शन 1 के साथ मिलान होगा। जिस सीमा तक परीक्षण स्कोर ऐसे मानदंड के साथ सहसंबंधित होते हैं जो कुछ समय अंतराल के पश्चात परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी निर्माण वैधता, यह हमारा ऑप्शन 2 से मैच होगा। जिस सीमा तक परीक्षण कुछ पहचाने गए बुनियादी मनोवैज्ञानिक लक्षणों को मापता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन 3rd के साथ मैच होता है, ऑप्शन बी ऑप्शन 4th के साथ, ऑप्शन सी ऑप्शन 1st के साथ और ऑप्शन 4th ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन 2nd के साथ मैच होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4th ए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन 2nd है ए 3rd बी 4th सी 1 डी 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरिएबल विच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम ऑफ अ रिसर्च स्टडी बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड इज नोन एज। एक चर जो संभावित रूप से एक शोध अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करता है लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इसे इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल गुणवाचक चर, ऑप्शन बी कमिटेंट वेरिएबल सहवर्ती चर, ऑप्शन सी कंफाउंडिंग वेरिएबल भ्रामक चर, ऑप्शन डी मॉडरेटर वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर है वो है कंफाउंडिंग वेरिएबल भ्रामक चर, जो एक अध्ययन करता है या रिसर्चर है उसकी स्टडी को प्रत्यक्ष मतलब रिसर्चर जो है उसे प्रत्यक्ष रूप से उस चर को उसका अध्ययन नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी जो चर है वो उसके अध्ययन को प्रभावित करता है, उसके अध्ययन के रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकता है। और वो चर ऐसा होता है कि जो कि अध्ययनकर्ता के नियंत्रण से बाहर होता है, वो क्या कहलाता है भ्रामक चर। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बी है भ्रामक चर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A teacher gave a test to 50 students of his class and awarded letter grades A, B, C, D, and E to indicate their level of performance in hierarchical order from best to the poorest. Which of the following combination of the scales of measurement has been used? एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के 50 छात्रों की परीक्षा ली और उन्हें ग्रेड A, B, C, D और E दिया, जो कि सबसे अच्छे कमज़ोर के क्रम से उनके प्रदर्शन के स्तर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस परिमाप मापनीय संयोजन का प्रयोग किया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मेज़रमेंट स्केल से आया है और यहाँ पर हमारे 4 टाइप्स के मेज़रमेंट स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो हमें इसमें से बताना है कि जब एक शिक्षक ने कोई छात्रों की परीक्षा ली और उनको कैटेगराइज में डिवाइड करके उनको क्रम प्रदान किया है, एक ऑर्डर प्रदान किया है फ्रॉम बेस्ट टू द पुअरेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डिनल स्केल और जो कैटेगरीज में किसी भी हम चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर छात्रों को जो परीक्षा दी गई है शिक्षक के द्वारा परीक्षा ली गई है उसमें जो स्कोर्स हैं उनको ABCDE में डिवाइड किया गया, कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो सही आंसर जाएगा। नॉमिनल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इसीलिए, और ऑर्डर दिया गया है, उनको एक क्रम दिया गया है अच्छे से कमज़ोर की तरफ। तो यहाँ पर हमारा क्रम सूचक मापनी ऑप्शन सी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल, नामित और क्रम सूचक मापनी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा फॉर अ क्वांटिटेटिव रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन अ सर्टेन ऑर्डर, प्लेस दैम इन करेक्ट ऑर्डर।
यहाँ पर मात्रात्मक शोध के लिए दत्त एकत्र करने की प्रक्रिया में एक निश्चित क्रम में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है, उन्हें सही क्रम में लिखें। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिंग द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू सैम्पलिंग यूनिट्स, ऑप्शन सी सीकिंग परमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऑप्शन डी सेलेक्टिंग अ सैंपल बाय एप्रोप्रिएट मेथड, ऑप्शन ई अप्रोचिंग द सैम्पलिंग फ्रेम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्चर जो है, रिसर्चर जब एक रिसर्च करता है क्वांटिटेटिव टाइप की, तो उसमें जब डाटा कलेक्ट करता है तो यहाँ पर उसके स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सही जो करेक्ट हमारा ऑर्डर है वो क्या होगा। इसमें सबसे पहले हमारा आएगा ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन ए। Then the researcher will select a sample by appropriate method, option D। ऑप्शन डी होगा हमारा ऑप्शन 2। Then the researcher seeking permission of appropriate authority, option C will be the third step, option C third। And then option B administrating the research instrument to the sampling units, fourth। and last यहाँ पर मैं आपको एक बारी फिर से बता रही हूँ स्टेप्स, जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा हमारा। ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन 1 फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। देन सेकंड करेक्ट ऑर्डर विल बी ऑप्शन डी सेलेक्ट अ सैंपल बाय एप्रोप्रिएट मेथड, ऑप्शन 2। देन ऑप्शन सी सीकिंग परमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऑप्शन 3। करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन थर्ड पे क्या आएगा हमारा, सीकिंग परमिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। देन ऑप्शन ई फोर्थ स्टेप पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ अप्रोच द सैम्पलिंग फ्रेम। और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिंग द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू द सैम्पलिंग यूनिट्स, ऑप्शन बी विल बी एट द फिफ्थ स्टेप, option B will be the fifth step। So in this order, first of all the researcher will identify the research instrument, then he will select the sample, then he will seek the permission of appropriate authority, then the researcher approach the sampling frame, and then he will administrate the research instrument to the sampling units। हिंदी में देखते हैं, मात्रात्मक शोध के लिए दत्त एकत्र करने की प्रक्रिया में एक निश्चित क्रम में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है, उन्हें सही क्रम में रखें। तो हमारा इसमें सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन ए शोध उपकरणों की पहचान, फिर होगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त विधि द्वारा एक प्रतिदर्श का चयन करना, फिर आएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति लेना, ऑप्शन ई प्रतिचरण ढांचे का अभियोजन, ऑप्शन बी प्रतिदर्श इकाइयों के लिए अनुसंधान उपकरण का उपयोजन। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें कि सही क्रम है हमारा ए डी सी ई बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए, इन द केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स use of non-parametric statistical test is recommended for analysis of research data. Reason are the sampling errors are large in the case of small samples, due to which parametric tests do not give dependable results. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below। हिंदी में है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए है, लघु प्रतिदर्शों के मामले में शोध डेटा के विश्लेषण के लिए गैर प्राचलिक सांख्यिकी परीक्षणों का प्रयोग करने की संस्तुति की जाती है। तर्क आर,
लघु प्रतिदर्शों के मामले में प्रतिदर्श संबंधी त्रुटियां अत्यधिक हैं, जिसके कारण प्राचलिक परीक्षण भरोसेमंद परिणाम नहीं देते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the score needed by an institution of higher education to get an A+ grade from NAAC? NAAC full form is National Assessment Accreditation Council. NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा आवश्यक स्कोर क्या है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 2.56 to 3.25, ऑप्शन बी 3.26 to 3.50, ऑप्शन सी 4 to 4.50, ऑप्शन डी 4.51 to 5.00। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 3.26 to 3.50। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो A++ ग्रेड होता है वो उसके लिए जो हमारा आवश्यक स्कोर होता है वो 3.51 to 4.00 होता है। ए स्कोर के ए ग्रेड के लिए हमारे पास 3.01 to 3.25 स्कोर इंस्टीट्यूशन के द्वारा अचीव करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो ए से लोअर स्कोर है वो है हमारा 2.6 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की प्रोसेसेस इन डिज़ाइनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी? हिंदी में प्रयोगात्मक शोध अध्ययन के लिए अभिकल्प में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मैनिपुलेशन ऑफ चेंजेस इन द आउटकम वेरिएबल। ऑप्शन बी, रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। ऑप्शन सी, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन द ट्रीटमेंट वेरिएबल। ऑप्शन ई, रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स टू ग्रुप्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर आप देखिए कि रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड से क्वेश्चन आया है और साथ के साथ में हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर पता लग सकती हैं कि जो ऑप्शन सही हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बी में रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, बी सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी में हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर। एंड ऑप्शन ई, रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट टू ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन बी, सी, ई विल बी द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। हिंदी में देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, परिणाम चर में परिवर्तन का हेर फेर, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूह को विषयों का यादृच्छिक समूह निर्देशन, सही ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन सी, विषयेतर चर पर नियंत्रण करना, ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी, उपचार चर में परिवर्तनों का प्रक्षेपण, ये सही नहीं है। ऑप्शन ई, समूहों को उपचार का यादृच्छिक समूह निर्देशन, ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे बी, सी, ई जो है वही सही विकल्प हैं हमारे प्रयोगात्मक शोध अध्ययन के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तीनों विशेषताएं भी प्रयोगात्मक शोध अध्ययन की हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, सी, ई जिसमें आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड लॉजिकली टू रिक्रूट पीपल? This question is related to the recruitment of the people and the examiner is asking the steps, what will be the correct order to recruit the people. And then there are some options given below. A is advertisement, B job analysis, C interview, D orientation or induction, E agreement for work job. So first of all, for the recruitment of the people, an institution
has to analyze the job analysis. Here they have to do. B option will be the first step, then the second will be the advertisement, and third will be the interview, C option, and then the option E, agreement for work and job, and last will be the orientation and induction. Option D will be the last step for recruitment of people. So the हिंदी में देखते हैं, लोगों की भर्ती के लिए किन चरणों का अनुसरण किया जाता है। हिंदी में देखते हैं लोगों की भर्ती के लिए किन चरणों का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए विज्ञापन, बी कार्य विश्लेषण, सी साक्षात्कार, डी अभिमुखीकरण या आगम, ई कर्म या कार्य हेतु करार। तो हमारा जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले हमारा आएगा ऑप्शन बी कार्य विश्लेषण, उसके बाद आएगा ऑप्शन ए विज्ञापन, यानी कि पहले हम कार्य का विश्लेषण करेंगे कि किस कार्य के लिए हमें जो है लोगों की भर्ती करनी है। उसके बाद ऑप्शन ए आएगा, विज्ञापन दिया जाएगा, और फिर विज्ञापन देने के बाद क्या होगा, हमारे पास साक्षात्कार लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारे कार्य हेतु करार, ई ऑप्शन, और सबसे लास्ट में जो क्रम आएगा लोगों की भर्ती के लिए वो होगा डी, ऑप्शन डी अभिमुखीकरण आगम। तो यहाँ पर जो हमारा सही क्रम जाएगा वो जाएगा बी, ए, सी, ई, डी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज क्रिएटेड बाय, भावनात्मक बुद्धि पद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस आर गिवन बिलो, डेनियल गोलमैन, हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी पीटर सॉल्वा एंड जॉन मेयर, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो हमारा यहाँ पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण किया गया है पीटर सॉल्वा और जॉन मेयर, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा। और आइए अब चलते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस वीडियो में हमारा लास्ट 20th क्वेश्चन है। और अगर आप चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैच द गिवन थीम इन लिस्ट 1 विद मोस्ट सुटेबल स्कूल ऑफ फिलोसफी गिवन इन लिस्ट 2। यहाँ पर लिस्ट 1 में थीम्स दी गई हैं, यानी कि विषय हिंदी में, और लिस्ट 2 में स्कूल ऑफ थॉट्स। ये क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन सिलेबस की यूनिट 1 में से वेस्टर्न फिलोसफी के टॉपिक में से आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए ऑप्शन, रिकॉग्नाइजिंग आइडियल्स एंड बिलीव्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ए ऑप्शन विल बी मैच्ड विद द ऑप्शन 3 pragmatism, because pragmatism emphasizes on the experiment. Option B recognizes the truth, beauty and goodness of self consciousness. It will matched with the option it will be matched with the option 1 idealism, because the main theme of idealism is truth, beauty and goodness. Option C recognizes no clear cut differences between matter and consciousness. It will be matched with the option 4 naturalism. Option D recognizes the inner and immediate realization. It will be matched with the option 2 existentialism. हिंदी में एक बार देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। विषय विचारधारा, ए प्रयोग के आधार पर आदर्शों और धारणाओं को मान्यता प्रदान करता है। यह हमारा ऑप्शन 3 व्यवहारवाद से संबंधित होगा, तो ऑप्शन 3 के साथ मिलान होगा। ऑप्शन बी आत्मचेतना की सच्चाई, सुंदरता और अच्छाई को मान्यता प्रदान करता है, आदर्शवाद। तो यह हमारा ऑप्शन 1 के साथ मैच होगा। ऑप्शन सी पदार्थ और चेतना के बीच कोई स्पष्ट विभेद नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हमारा 4th ऑप्शन प्रकृतिवाद के साथ मैच होगा। ऑप्शन डी आत्मिक और तत्क्षणिक अनुभूति को मान्यता प्रदान करता है। आत्मिक अनुभूति को मान्यता प्रदान करने वाली जो विचारधारा है वो है हमारी अस्तित्ववाद की विचारधारा। सो हम देखते हैं इसमें हमारा जो आंसर है ए 3rd, बी 1, सी 4th, डी 2nd। ऑप्शन 4 जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ मैं आज के क्वेश्चंस को यहीं पर फिनिश करती हूँ, यहीं पर अपनी इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और जो मैं पिछली वीडियोज़ हैं उनका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड करूँगी। और मिलते हैं अब जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड एंजॉय।